जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम पढ़ने जा रहे हैं BSTC 2023 प्री DLED 2023 का जो मेगा टेस्ट 4 लिया गया है उसके पेपर हम सोल्व करने जा रहे हैं। राजस्थान जीके से संबंधित, राजस्थान सामान्य जानकारी से संबंधित 50 प्रश्न हम इसमें जानेंगे। और यदि आप भी इस टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को मेगा टेस्ट लिया जाता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित, ओमार सीट पर आधारित, मेन एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहता है। उसमें आप 2 दिन पहले यहाँ सेंटर पर आप रजिस्ट्रेशन करवा करके एग्जाम में भाग ले सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होंगे, कितने सही हुए हैं, ये कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन है, किस अवधि में जोधपुर राज्य खालसा रहा है? किस अवधि में जोधपुर राज्य खालसा रहा है? खालसा का मतलब होता है बेटा कि सीधा केंद्र के अधीन रहा है। सीधा किसके अधीन रहा है? केंद्र के अधीन रहा है। तो जोधपुर जो राज्य है 3 बार खालसा घोषित हुआ है। पहली बार जो खालसा घोषित हुआ, फर्स्ट बार जो खालसा घोषित हुआ जोधपुर, वो कब घोषित हुआ? मालदेव के समय। कब? मालदेव के समय। याद करो, मालदेव के समय शेरशाह सूरी ने जोधपुर मारवाड़ पर आक्रमण किया था। गिरी सुमेल का युद्ध कहलाया था। कौन सा युद्ध कहलाया था? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध कहलाया था। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में जब ये गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उस समय पहली बार जोधपुर खालसा घोषित हुआ था, मालदेव के समय। ठीक है। दूसरी बार खालसा जो घोषित हुआ वो इस समय मारवाड़ के शासक थे, मालदेव का बेटा रावचंद्र सेन, जिनको हम बुला बिसरा राजा दी फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। उनके समय रावचंद्र सेन की मृत्यु हुई थी 1581 में। तो 1581 से लेकर के 1583 तक यह जोधपुर खालसा घोषित रहा था। किसने घोषित किया था? अकबर ने। और अकबर ने जोधपुर का प्रशासक किससे नियुक्त कर दिया था? बीकानेर के राय सिंह को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। तीसरी बार जो खालसा घोषित रहा है, तीसरी बार सर खालसा कब घोषित हुआ है? तो हम बताएंगे सर। तीसरी बार जो खालसा घोषित हुआ है, इस समय जोधपुर का जो शासक था, जोधपुर का शासक कौन था? जोधपुर का शासक, तो जोधपुर का इस समय शासक था। तीसरी बार जब खालसा घोषित हुआ उस समय जोधपुर के जो शासक थे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, जिनकी मृत्यु हुई थी 1668 में, 1668 में इनकी मृत्यु हुई थी। उस समय खालसा घोषित हुआ था जो 1667 है ना, 1667 में मृत्यु हुई, जो 1707 तक, यहाँ पर आप 68 कर दीजिए, ये 68 ही है। 1668 में मृत्यु हुई थी, जो 1707 तक खालसा घोषित हुआ था। इस समय मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह था औरंगजेब। और बाद में शासक कौन बना था? अजीत सिंह। ये 3 बार जोधपुर खालसा घोषित रहा था। तो बताओ इनमें से कौन सी सन मिल रही है? 1584 से 87? नहीं सर, इस टाइम पर तो शासक कौन बन गए थे? इस टाइम पे मोटा राजा उदय सिंह बन गया था। ये भी नहीं है। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, 1581 से 83। समय शासक कौन था? रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गई थी। रावचंद्र सेन की मृत्यु के बाद में खालसा घोषित कर दिया था अकबर ने। फिर बाद में 83 में मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का शासक बनाया गया। मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया गया। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तत्वाद्य यंत्र नहीं है। वाद्य यंत्र को हम 4 श्रेणियों में बांटते हैं, जिसमें सर तार लगे होते हैं उसको हम
तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। जो फूंक से, हवा से इसका ध्वनि उत्पन्न करते हैं वो हो जाएगा सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र। और जिन पर चमड़ा मंडा हुआ रहता है, जिसको पीटने से आवाज निकलती है, वो हो जाएगा अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। और जो धातु के बने होते हैं उनको आपस में टकराने से ध्वनि का उत्पन्न करते हैं, वो हो जाएगा घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। हमारे से पूछा है कि तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तत्वाद्य यंत्र नहीं है जिसमें तार लगे होते हैं, तार लगे होते हैं, तारों से ध्वनि का उत्पन्न किया जाता है, उसको तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। तो रवाज है, चौतारा है, जंतर है, सतारा, ये सतारा नहीं होगा सर, ये सतारा जो है सुशिर वाद्य यंत्र है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। सतारा जो है अलगोजा और शहनाई का मिश्रित रूप है, जो मुंह में लेकर के फूंक मार करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है, वो है सतारा। ये सर सुशिर वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर थर्ड है सर, सतारा। बढ़े आगे, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम, मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या है। जो मंत्रिमंडल रहता है राज्य का, उसमें अधिकतम कितने मंत्री रह सकते हैं? पहला राज्य विधानमंडल का 10% और दूसरा ऑप्शन है राज्य विधानमंडल का 15%, तीसरा है राज्य विधानसभा का 15% और चौथा क्या है? राज्य विधानसभा का 10%। देखो एक चीज तो आगे है कि 15%, ये तो है 15%, बट यहाँ पर एक विधान मंडल भी है और विधान सभा भी है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि विधान मंडल में क्या होता है? विधान मंडल में 2 सदन होते हैं, ठीक है। किसी राज्यों में यदि एक सदनी है, अभी राजस्थान में अपना एक सदनी है विधानसभा, तो विधानसभा को ही विधान मंडल बोलते हैं। और किसी राज्यों में 2 है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। संविधान में जो बात लिखी गई है वो लिखी गई है कि विधानसभा और विधान जो परिषद में, एक मिनट समझाता हूं मैं इसको, विधान परिषद, ठीक है। यह 2 सदन होते हैं। तो अपने तो विधान परिषद है नहीं, अभी तक तो है नहीं, अपने कौन सी है? विधानसभा ही है, विधानसभा ही है। जो संविधान में बात लिखी गई है वो लिखी गई है कि विधानसभा का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो विधानमंडल शब्द नहीं यूज करेंगे, हम किसका यूज करेंगे? विधानसभा का। विधानसभा का जो कुल सदस्य है, विधानसभा के जो कुल सदस्य है, कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो राजस्थान की विधानसभा में, अपने राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? राजस्थान की विधानसभा में सर 200 सदस्य हैं। तो इसका 200 का यदि मैं 15% निकालूं, 200 का 15% निकाला तो 30 है। संख्या भी ध्यान रखना, राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या 30 हो सकती। तो आयोग समझ में आ गया होगा। विधानमंडल नहीं करना है, विधानसभा करना है। विधानसभा का 15%, परसेंटेज भी पूछते हैं और संख्या भी पूछते हैं। बढ़े आगे, तीसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। चले आगे, चौथा प्रश्न जो हम देखते हैं, चौथा प्रश्न है बाई तालाब कहाँ स्थित है? बाई तालाब कहाँ स्थित है? मैसेज कर लो। बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या फिर प्रतापगढ़। बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? बाई तालाब झील डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़। तो बाई तालाब झील हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पर चले। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली या नाथद्वारा शैली। तो सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, यह है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली ध्यान रखना, यह मारवाड़ शैली की
उपशैली है। मारवाड़ शैली की ये उपशैली है। मारवाड़ शैली की सर उपशैली माना जाता है। मारवाड़ चित्र शैली की उपशैली ये माना जाता है। और इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण काल के शासक के काल को माना जाता है सावंत सिंह नागरीदास को माना जाता है। सावंत सिंह नागरीदास के काल को किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और इसी चित्र शैली में नारी सौंदर्य का जो दर्शन दिया गया, नारी सौंदर्य का जो चित्र बनाया गया है, सर्वश्रेष्ठ चित्र है, सबने सुना हुआ है, बनी ठनी चित्र, बनी ठनी, ठीक है। और इसके अलावा मोर ध्वज निहाल चंद, ये भी किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। और बनी ठनी जो चित्र है, इसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा, ठीक है। तो ये था पांचवा प्रश्न। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। छठे प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न, किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है? हालांकि अब नए जिले बन गए हैं, सबका मैप वगैरह आ गया है, बट फिलहाल अपने को 2-4 महीने तक पुराने वाले जिले का भी याद रखना है। अभी फिलहाल जो एग्जाम आने वाले हैं, उस एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे तो उसमें इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे कि कौन सा जिला किससे तोड़ करके बनाया, या कौन सा जिला कौन कौन से जिलों को मिला करके बनाया गया, कि जैसे दूदू जिला में कौन कौन से जिलों का भाग मिलाया, कौन कौन सी तहसील से मिले, तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। बट पुराने वाले को भी फिलहाल याद रखना है। जो पुरानी सीमा है, उस पुरानी सीमा के अकॉर्डिंग पाली, हालांकि पाली अब संभाग भी बन गया, पाली जिले की सीमा नहीं लगती है। तो पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता था। पाली 8 जिले के साथ ये सीमा बनाता था। 8 जिले कौन कौन से होंगे? तो ये हो जाएगा, एक उदयपुर जिले के साथ सीमा बना रहा था, उदयपुर, और राजसमंद, और एक हो जाएगा सिरोही, हो जाएगा सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही। एक बाड़मेर था, बाड़मेर, एक जालोर हो जाएगा, जालोर, एक अजमेर हो जाएगा, और एक नागौर हो जाएगा, और जोधपुर हो जाएगा। इन जिलों के साथ में ये पाली सीमा बनाता था। अब इसके नए जिले में हम याद करेंगे, नए जिले जो बने हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा रहता है, तब तक आपको ये पुराने वाले डाटा भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पर। इसमें क्या आंसर आ जाएगा? इसमें भिलवाड़ा पाली के साथ सीमा नहीं बनाता है। यस, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो ध्यान रखना, उच्च न्यायालय, एक तो सर्वोच्च न्यायालय जो अपना भारत का सबसे ऊपर जो है, शीर्ष पर है, वो सर्वोच्च न्यायालय, और फिर उसके अधीन है उच्च न्यायालय। तो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का उच्च न्यायालय सर जोधपुर में, ठीक है। स्थापना इसकी जयपुर में हुई थी, बट पी सत्यनारायण कमेटी के सिफारिश पर उच्च न्यायालय को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। तो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर है। इस राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होता है, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, और बाकी अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। कमेंट करके बताना, देखिए कौन कौन वीडियो देख रहा है, कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, और मुख्य न्यायाधीश सहित राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। कमेंट करके आप जरूर बताओगे, और कल वाली जो क्लास लूंगा उसमें मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तब तक देखिए आप कमेंट करके बताना, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, और मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, ये आपको भी बताना है। चले, तो अपन बात कर रहे थे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, इनकी जो नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शपथ की बात आ जाए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो
यानी न्यायाधीश हो तो शपथ कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ राज्यपाल दिलाता है। और राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। और त्याग पत्र की बात करें, त्याग पत्र की बात करें तो त्याग पत्र दिया जाता है राष्ट्रपति को। यदि अपने राष्ट्रपति को यह त्याग पत्र देते हैं। अपनी जो आयु है 62 वर्ष तक ये रह सकते हैं। 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, उससे पहले अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे त्याग पत्र? राष्ट्रपति को। तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शपथ राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। और त्याग पत्र देना है तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को देते हैं। तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को भारत के मुख्य न्यायाधीश, भले मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य कोई भी न्यायाधीश हो, सब जो त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 8वां। बारात से लौट गई, बारात से लौट गई, बारात से लौट गई, बारात लौट गई, ये होना चाहिए बारात से लौट गई। ओके, बारात से लौट गई किसकी रचना है? बारात से लौट गई विष्णु अंबालाल जोशी, चंद्र शर्मा गुलेरी, शंभुदयाल सक्सेना, ओमकारनाथ दिनकर। बारात से लौट गई तो इसका हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी। बारात में ध्यान रखना, जब बारात में जाते हैं तो कलर लगाते हैं ना बारात में। अब आजकल नहीं लगाते, पहले लगाते थे। जो भी बारात में जाते थे कलर लगाते थे। इसे याद रखना, बारात में कलर से गुलाल याद रखना, गुलाल से गुलेरी याद रखना। कुल मिलाकर के आपको ट्रिक से याद रखना है कि बारात से लौट गई तो इसके जो राइटर है वो कौन हो जाएगा? चंद्र शर्मा गुलेरी हो जाएगा। यस। 9वां प्रश्न है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसके द्वारा ये रचित है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। एक समय आया था कि राजस्थान के सभी राजा महाराजा अंग्रेजों से संधि करने की होड़ में लगे हुए थे। सब भाग भाग करके अंग्रेजों से संधि कर रहे थे। इस समय बांकीदास जी सब राजपूतों को फटकार लगा रहे हैं, अरे देखो देखो तुम किधर जा रहे हो। ये एक अंग्रेज ऐसा शत्रु, ऐसा दानव अपने ऊपर आया हुआ, अपने मुल्क के ऊपर आया हुआ है जिसका तुम सभी साथ दे रहे हो। ये रचना थी आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। किसकी रचना है? बांकीदास जी की रचना है। ये बांकीदास जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर के राजा महाराजा मान सिंह, जोधपुर के महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। ये इनके दरबारी कवि थे बांकीदास। इन्होंने लिखा था आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ओके, तो बांकीदास हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? इनमें से कोई नहीं, राव जोधा, राव चूड़ा या फिर राव मालदेव। तो देखते हैं राव जोधा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राव जोधा। राव जोधा ये शासक बना था 1438 में। ये शासक बना था जब मारवाड़ मेवाड़ में बारमली के द्वारा जहर देकर के रणमल की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद रणमल का बेटा राव जोधा 1438 में मारवाड़ का शासक बना और ये 1489 तक यानी लगभग 50 से भी अधिक वर्ष यानी लगभग 51 वर्ष तक ये शासन किया। तो 50 वर्षों तक शासन करने वाले राव जोधा जी थे। मालदेव जी तो 30 साल तक ही किया था, 1531 से 1562, 31 साल तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राव जोधा। जिन्होंने राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की और मेहरानगढ़ किले का निर्माण किया गया। चले आगे 11वें प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कौन सा राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य? तो सर केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो राष्ट्रीय उद्यान का सर दर्जा दिया गया 19
81 में इसको 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का सर दर्जा दिया गया। और 80 में रणथंभौर था, 81 में केवलादेव और 1985 में केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य को यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में, विश्व नेचुरल प्राकृतिक धरोहर सूची में, प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। ओके जी, ये राजस्थान का पहला ऐसा विषय था जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके बाद 2010 में दूसरा विषय जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और 2013 में राजस्थान के 6 किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, घाघरोन, जैसलमेर और कुंभलगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, ऐसे 6 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और 2019 में जयपुर के परकोटे को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। केवलादेव जो भारत के प्रसिद्ध पक्षी जो वैज्ञानिक है सलीम अली की कर्मस्थली भी रही थी। और सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य में। और ये पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है सर? भरतपुर अभ्यारण्य में स्थित है। चले आगे, अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। राव रतन सिंह वैली में किस रियासत या राज्य का वर्णन है? राव रतन सिंह वैली, और राव रतन सिंह वैली इसके जो राइटर है ये बूंदी के शासक थे रतन सिंह। बूंदी के जो शासक थे रतन सिंह, इस रतन सिंह जी से संबंधित है। और इसके जो राइटर है राव रतन सिंह जी वैली कल्याण दास इसके रचयिता है, कल्याण दास इसके रचयिता है। और बूंदी के जो शासक है, बूंदी के शासक रतन सिंह, इसका इसमें वर्णन किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राव रतन सिंह वैली में किस राज्य या रियासत का वर्णन है? तो सर बूंदी। और किस राजा से संबंधित है? तो क्या बताओगे? रतन सिंह से संबंधित है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित है कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? जनसंख्या घनत्व न्यूनतम, वो भी सेकंड वाला। ठीक है, राजस्थान में बात करें जनगणना 2011, जनगणना 2011 की बात करें तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व होता है औसतन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से जनसंख्या घनत्व आशय रखता है। जनसंख्या घनत्व तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है सर? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? जयपुर का है सर, 595। हालांकि ये आंकड़े ये पुराने वाले जिलों के अनुसार है, अब ये बाकी के सब आंकड़े नए आएंगे और जनगणना के आंकड़े भी नए आएंगे। पुराने जो जनगणना 2011 की जनगणना उसके अनुसार जो बताई जा रही है, जयपुर का जनसंख्या घनत्व 595 है। इसके बाद भरतपुर का 505 है, सेकंड नंबर पे भरतपुर है। ये अधिकतम है ना, सर्वाधिक है, अधिकतम है, सर्वाधिक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का है। 2011 की जनगणना के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सेकंड नंबर पे कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर पे हो जाएगा सर बीकानेर। बीकानेर का हो जाएगा 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। बीकानेर राज्य का जनसंख्या घनत्व है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे बाड़मेर है 92। यह भी प्रश्न आया हुआ कितने जिलों 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जिलों का जनसंख्या घनत्व है? 100 से भी कम है। तो ये 3 जिले जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। सबसे कम जैसलमेर, दूसरे नंबर बीकानेर और थर्ड नंबर पे कौन है? बाड़मेर।
चलो आगे देखते हैं। 14वां प्रश्न है, राज्य में किस संस्था ने राज्य में व्यापक और वितरक हस्तकला उद्योग को प्रसिद्ध बनाने के लिए प्रशंसा योग्य भूमिका निभाई है? कौन सी ऐसी संस्था है जो हस्तशिल्पियों को, हस्तकलाओं को या लघु और जो सूक्ष्म उद्योग है उसके लिए बढ़ावा के लिए इस उद्देश्य से स्थापना की गई है? ऑप्शन है राजसिको, राज्य वित्त निगम, जिला औद्योगिक केंद्र, राज्य में उद्योग मंत्रालय। तो जब भी हस्तकला उद्योग की आ जाए, हस्तशिल्पों के प्रोत्साहन की बात आ जाए, तब हमारा आंसर क्या होगा? राजसिको, राजसिको। और इस राजसिको की स्थापना हुई सर 1961 में, और राजस्थली के नाम से ये विपणन करता है। जितने भी हस्तकला उद्योग है उनको ये मंच प्रदान करता है, और जितनी भी हाथ से निर्मित वस्तुएं होती है उसको ये उसका प्रचार प्रसार करता है। ये इसका काम है राजसिको का। ठीक है, तो हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए कौन से संस्थान उत्तरदायी है? तो आंसर क्या रहेगा हमारा? राजसिको। हस्तशिल्प आते अपना आंसर राजसिको जाना चाहिए। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है? 1978 में। इस समय मुख्यमंत्री थे बेरू सिंह जी शेखावत। बेरू सिंह जी शेखावत, इस समय बेरू सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे। उस समय राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति जारी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 16वां प्रश्न, साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे लोकवाद्य यंत्र के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। साकर खान का संबंध किससे है? कामायचा, सारंगी, मोरचंग या फिर खड़ताल? तो साकर खान मांगलियार, इनका संबंध है कामायचा। कामायचा के जादूगर कहा जाता है साकर खान। ठीक है, साकर खान, कामायचा। एक और कंफ्यूजन करता आपको खड़ताल। खड़ताल में ध्यान रखना सद्दीक खां है, यहां क्या होगा? सद्दीक खां मांगलियार। ठीक है, देखो कारात साकर, का सा, इसमें आत साकर ध्यान रखना, और खड़ताल आ जाए, खड़ताल में सद्दीक खां करना। ठीक, थोड़ा सा हिंट पकड़ लेना आप। साकर खान का संबंध किससे है? कामायचा, और खड़ताल का संबंध किससे हो जाएगा? सद्दीक खां से। ओके, यह प्रश्न भी बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, दोनों का आपको ध्यान में रखना है। डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी में राजस्थान में कहां पर चले थे? डाबी और जीवनी जो सामंत श्रेणियां है ये राजस्थान में कहां पर चले थे? उदयपुर, जैसलमेर, कोटा या फिर मारवाड़? तो डाबी और जीवनी ये जो सामंतों की जो श्रेणियां है ये सरे जैसलमेर में चली थी। जैसलमेर के सामंतों की श्रेणियां। गढ़सीसर या गढ़ीसर सरोवर कहां स्थित है? गढ़सीसर ये है गढ़सीसर सर जैसलमेर, अमर सागर, गढ़सीसर, बुझ झील, ये जिले कहां है? जैसलमेर में। मीठे पानी की झीलें हैं, ये मीठे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें हैं जैसलमेर की। कौन कौन सी है? गढ़सीसर या गढ़ीसर भी आ जाता है, अमर सागर आ जाए, और बुझ झील, ये जैसलमेर में मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, खारे पानी की झीलों की बात करें जैसलमेर में, खारे पानी की झीलें हैं। एक तो कावोद झील है, और एक पलाया झील है जो मुरसल में खारे पानी की अस्थायी झीलें बनती है, उसको क्या कहते हैं? पलाया झील है, पलाया, या ऐसा पलाया भी आ सकता है। जैसलमेर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें प्रश्न पर चलते हैं। संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जयपुर, भिलवाड़ा, बूंदी या अलवर? संत चरणदास जी जिन्होंने चरणदासी संप्रदाय चलाया था, संत चरणदास जी यह अलवर जिले से संबंधित है। ठीक है, और चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? नई दिल्ली में है। यस। 20वां प्रश्न, राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? तो महाधिवक्ता जो राज्य सरकार का वैदिक कानूनी सलाहकार होता है, महाधिवक्ता ये है एम एस
सिंघवी, ये राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता। ठीक है, प्रश्न आ जाए राजस्थान का राजस्थान सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो बताएंगे महाधिवक्ता। ये राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है। ओके जी। जिस प्रकार केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, महान न्यायवादी होता है, केंद्र में क्या होता है, महान न्यायवादी, वैसे राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, रेण का संबंध है लालदास जी संप्रदाय से, विश्नोई संप्रदाय से, राम स्नेही संप्रदाय से, मीरादासी संप्रदाय से। रेण कहां पड़ता है, रेण पड़ता है सर नागौर में, रेण कहां पड़ता है, नागौर में। चलो राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय की बात करें, राम स्नेही संप्रदाय की बात करें, राम स्नेही संप्रदाय की सर 4 पीठ है। एक है सर शाहपुरा, पहले भिलवाड़ा बोला जाता था, अब केवल शाहपुरा ही बोलेंगे, शाहपुरा राजस्थान बोलेंगे। एक हो जाएगा सर रेण, एक हो जाएगा खेड़ापा, और एक हो जाएगा सिंहथल। ओके। शाहपुरा में रामचरण जी इसके संस्थापक है, रेण में है दरियाव जी इसके संस्थापक है। प्रश्न आ जाए, कौन सी राम स्नेही संप्रदाय की कौन सी शाखा को दरियापंथी के नाम से जाना जाता है, तो रेण शाखा को दरियापंथी के नाम से जाना जाता है। खेड़ापा का हो जाएगा रामदास जी, और सिंहथल का हो जाएगा हरिराम दास जी। और तो प्रश्न क्या था हमारा कि रेण का संबंध किससे है, तो रेण का संबंध हो जाएगा सर राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न, राजस्थान का वह लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, महमूद गजनवी से, ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो एक ऑप्शन है तेजाजी, देवजी, पाबूजी और गोगाजी। यस, महमूद गजनवी से युद्ध किया था, कौन से लोक देवता ने, तो सर महमूद गजनवी से युद्ध किया था गोगाजी ने, और फिर महमूद गजनवी ने जहर पीर की संज्ञा दी। जहर पीर किसे कहा है, गोगाजी को कहा है। जहर पीर किसे कहा जाता है, गोगाजी को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा, समवर्षा रेखा कौन सी है, ये राजस्थान है सर, ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान अपना नया शुभंकर पर्यटन का लोगो क्या बन गया था, राजस्थान लागे अपना सा, राजस्थान लगे अपना सा, राजस्थान लगे अपने सा। बीचों बीच में ये अरावली पर्वतमाला निकल रही है, अरावली पर्वतमाला निकल रही है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में यहाँ पर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है। कितने सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है। ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ओके, और ये पूछ लेता है कि मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी थी, तो मरुस्थल की पूछता तो 25 सेंटीमीटर, और राजस्थान को 2 भागों में, पढ़ लो वापस क्वेश्चन, मरुस्थल पूछा या राजस्थान है, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। बढ़े आगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 24वां प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में, कौन सा भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है, मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है, हाड़ौती के पठार में, शेखावाटी प्रदेश में, दक्षिणी अरावली में, या माही बेसिन में।
मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां या मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, ये मुकुंदरा की पहाड़ियां है सर कोटा झालावाड़ में। कहाँ है इसका विस्तार? कोटा झालावाड़ में। कोटा का एक शासक आया था मुकुंद सिंह हाड़ा, जो पर्यावरण प्रेमी था, उसी के नाम पर उनकी पहाड़ियों का नाम रखा गया मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। तो ये सर हाड़ौती का पठार का भाग है। राइट आंसर हो जाएगा पहला, हाड़ौती का पठार है। आबानेरी की चांद बावड़ी कौन से जिले में? आबानेरी, आबानेरी की चांद बावड़ी सर दौसा जिले में। आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले में है। चलिए आगे बात करते हैं। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। तेजाजी के मेले का आयोजन किया जाता है नागौर, घोटमांगलोद, मेड़ता या परबतसर। तो तेजाजी का मेला कहां भरता है? सर परबतसर में भरता है। परबतसर में भरता है। परबतसर में तेजाजी का मेला भरता है। वीर तेजाजी का पशु मेला जो आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है तेजाजी, वीर तेजाजी पशु मेला। चले आगे। और राजस्थान में कुल कितने राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन होता है? तो राजस्थान में कुल 10 राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन होता है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो मल्लीनाथ पशु मेला सबसे प्राचीन है, तिलवाड़ा बाड़मेर का। और सबसे लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला कौन सा? सबसे लंबा चलने वाला तो हो जाएगा गोगाजी पशु मेला, नोहर हनुमानगढ़। बांसवाड़ा शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि करता है? बांसवाड़ा शहर कौन से जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि करता है? एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया, विश्व की जलवायु का, तो उन्होंने जो जो आधार बताए थे उस आधार पर हमने राजस्थान की जलवायु को भी बांट दिया था। उन्होंने वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था, जिसमें कोड दिया था AW और मैदानी वाला पार्ट हो जाएगा, मैदानी वाला और अरावली का पार्ट CWG और यहाँ हो जाएगा BSHW और ये हो जाएगा BWHW। 4 भागों में बांटा है। तो बांसवाड़ा जो है कौन से जलवायु का प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो हमारा हो जाएगा सर AW प्रदेश। AW प्रदेश बांसवाड़ा जो है इसका प्रतिनिधि शहर है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो दिया था ये किसने दिया था? किसके वर्गीकरण के अनुसार है? कोपेन के, व्लादिमीर कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार है सर। 28वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान रखता है? कौन से खनिज के उत्पादन में राजस्थान भारत में पहला स्थान रखता है? फेल्सपार, लिग्नाइट, तांबा और लोहा। तो किसमें अपना पहला स्थान रखता है? सर फेल्सपार में। फेल्सपार में पहला स्थान रखता है। भारत में जितना भी फेल्सपार उत्पादन होता है उसका 70% फेल्सपार राजस्थान से निकलता है और राजस्थान में जितना भी फेल्सपार निकलता है उसका 96% अजमेर की कौन सी खान है? मकरेड़ा की खान है। मकरेड़ा की खान है, इसकी लिए प्रसिद्ध खान है मकरेड़ा। चलिए आगे। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, चेतावनी राचुंग्टिया नामक रचना किस क्रांतिकारी के द्वारा रचित है? चेतावनी राचुंग्टिया लिखा सर केसरी सिंह बारट ने। केसरी सिंह बारट ने लिखा था 1903 में। 1903 में जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार में उपस्थित होने के लिए जा रहे थे, तब केसरी सिंह बारट ने 13 सोल्टे लिख करके भेंट किए थे। 13 सोल्टे लिख करके महाराणा को भेंट किए थे, जिसको पढ़ करके महाराणा का आत्म स्वाभिमान जाग उठा और दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए बिना ही वापिस लौट आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केसरी सिंह बारट आंसर हमारा हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, खास यदि मैं लड़की होता तो मैं अपनी तालीम के लिए वनस्थली ही जाता, यह कथन किसका है? ऐसा किसने कहा था कि खास यदि मैं लड़की होता तो मेरी जो शिक्षा है, मेरी जो पढ़ाई है, मैं पढ़ाई के लिए
उसी वनस्थली पीठ को ही चुनता। ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन है बेरू सिंह जी शेखावत, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया। तो ऐसे कहने वाले हुए थे अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, काश यदि मैं लड़की होता तो मैं अपनी तालीम के लिए वनस्थली ही जाता। वनस्थली कहाँ है? ये निवाई टोंक में, निवाई टोंक में है सर। और इसकी स्थापना की थी राजस्थान के प्रथम जो मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री, हीरालाल जी शास्त्री ने इसकी स्थापना की थी। 1936 में शांताबाई कुटीर के नाम से इसकी स्थापना की गई। शांताबाई कुटीर पाठशाला के नाम से इसकी स्थापना की गई, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ कहा जाता है। यह कहां स्थित है? निवाई टोंक में है। बढ़े आगे, 31वां प्रश्न जो हमारा है, 31वां प्रश्न कौन सा है? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार की मिट्टी है, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी है? देखो मोटे मोटे तौर पर जो मिट्टियां हैं, आपसे मिट्टियों का यह ध्यान रखना है। ये मैदानी जो मरुस्थल है, मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मरुस्थल में सर बलुई मिट्टी पाई जाती है। बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी मरुस्थल में पाई जाती है। हालांकि गग्गर बेसिन में भूरी मट्टियार मिट्टी पाई जाती है, भूरी मट्टियार मिट्टी पाई जाती है। और इस अरावली क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है मक्का की फसल के लिए उपजाऊ है, मक्का की फसल के लिए उपजाऊ है। मैदानी क्षेत्र की बात करें, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और लाल लोमी मिट्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी भाग में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और हाड़ौती के पठार में ज्वालामुखी निर्मित, लावा निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी या इसी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है, इसी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। इसको जोतने की भी आवश्यकता नहीं होती है, जैसे जोतते वैसे सूखते इसमें तरारें आ जाती है, ऑटोमेटिक ये जोतनी आ जाती है। तो काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी कपास और सोयाबीन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। मध्यम काली मिट्टी हाड़ौती के पठार है। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर। बढ़े अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 32वां प्रश्न जो हमारा रहता है कि निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की सीमा न तो अंतरराष्ट्रीय और न अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं? पुराने आंकड़ों के अनुसार चल रहे हैं, फिलहाल नए आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। नए आंकड़े जब भी आएंगे एक एक जिले का निकालेंगे तो वो तब आपको बता देंगे। तो ये जो है 8 जिले हमारे अंतर्वर्ती जिले हैं, 8 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं। अजमेर, अजमेर, नागौर, अजमेर, नागौर, जोधपुर। हालांकि पेपर पहले बन चुका था इसलिए ये प्रश्न दे दिया गया है। अब इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। अजमेर, नागौर, जोधपुर है। और पाली हो जाएगा, पाली, बूंदी, पाली हो गया, बूंदी हो गया। और राजसमंद, राजसमंद, टोंक, टोंक और दौसा हो गए। ये 8 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं जो न तो किसी राज्य के साथ सीमा बना रहे थे और न किसी देश के साथ अंतर्वर्ती जिले हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी आंसर हो जाता है। 33वां है राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती। कौन से जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है सर झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसे कहते हैं राजस्थान का नागपुर। संतरे उत्पादन के कारण यह फेमस है, इसलिए इसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। किस जिले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है? यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी ने नहीं खोल सका। कौन सा ऐसा किला है जिसके बारे में हसन का मेवाती ने कहा कि इसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जालोर का किला। जालोर के किले के बारे में कहा गया। मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पहले तो ये ध्यान रखना, मथुरा दास माथुर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है मथुरा दास माथुर पुरस्कार। और अनिकेत चौधरी ये क्रिकेट से संबंधित है, इनको यह पुरस्कार दिया गया है क्रिकेट के क्षेत्र में। नेक्स्ट, भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है? भोगीलाल पांड्या, ध्यान रखना, इनको कहते हैं वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो वागड़ का गांधी कहते हैं सर भोगीलाल पांड्या। इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। मेवाड़ प्रजामंडल का आपको पता ही है, माणिक्य लाल वर्मा ने की थी, माणिक्य लाल जी वर्मा ने की थी। और बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने इसकी की थी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने की थी। कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। 1938 में इसका पुनर्गठन हुआ था जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर भोगीलाल पांड्या ने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डॉक्टर केएलपुरी केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता रहे हैं? केएलपुरी केदारनाथपुरी, ऑप्शन है आहाड़ उदयपुर, रंगमहल हनुमानगढ़, रेड टोंक और नगरी चित्तौड़गढ़। तो डॉक्टर केएलपुरी केदारनाथपुरी के नेतृत्व में रेड टोंक का उत्खनन किया गया है। रेड टोंक जो डील नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन सी नदी? डील नदी के किनारे विकसित हुई है। इसे कहते हैं भारत का, प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर इसे कहा जाता है, रेड टोंक को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है? गंग नहर इसका 1927 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा यह नहर लाई गई। महाराजा गंगा सिंह, जिनको आधुनिक भारत का और राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर के, इन्होंने सतलज नदी पर एक बांध बनवाया, हुसैनी वाला बांध। कौन सा बांध है? हुसैनी वाला बांध। हुसैनी वाला बांध से नहर निकाली गई है। हुसैनी वाला बांध पंजाब में है, फिरोजपुर के निकट सतलज नदी पर है। ये सतलज नदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर सतलज नदी हो जाएगा। चले आगे, 39वां प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन कब किया गया? उत्तर पश्चिमी रेलवे जो जोन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय सर जयपुर में है। कहाँ है भैया? जयपुर में। और इसका गठन कब किया गया? 2002 में किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ है? दादू पंथ, दादू दयाल जी ने दादू पंथ की स्थापना की। किसने की थी? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी को ध्यान रखना, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल को कहा जाता है। नारायणा जयपुर में इसकी प्रधान पीठ है। नारायणा में प्रधान पीठ है। बढ़े आगे, पहला ऑप्शन यहाँ था। और किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण कहा गया? बिजोलिया का शिलालेख, राणा कपूर प्रशस्ति, चीरवा का शिलालेख, भृंग ऋषि का शिलालेख। तो चौहानों को जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया, यह बिजोलिया शिलालेख में बताया गया। प्रश्न यूं भी आता है, बिजोलिया शिलालेख में कौन से वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो सर शाकंभरी के चौहानों की जानकारी प्राप्त होती है। शाकंभरी के चौहानों की जानकारी प्राप्त होती है। और इसी शिलालेख में एक तो बताया गया चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण,
इसी के अलावा यह भी बात लिखी हुई है कि राजस्थान में जो सांबर झील है इसका निर्माण चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान के द्वारा किया गया और उस समय के समकालीन जो नगर थे उनका प्राचीन नाम भी मिलता है, जैसे दिल्ली का जालोर का जाबालीपुर, भीनमाल का श्रीमाल, ऐसे नाम भी किसमें मिलते हैं, सांबर का साकमरी, ये बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। चलते हैं आगे। 42वां प्रश्न, राजस्थान का प्रसिद्ध बनेश्वर मेला किस माह में भरता है, फाल्गुन, माघ, पौष या आषाढ़। बेणेश्वर मेला बेणेश्वर त्रिवेणी संगम नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव कहां पड़ता, नवाटापुरा गांव, ये नवाटापुरा गांव पड़ता सर डूंगरपुर में, ये पड़ता नवाटापुरा गांव है डूंगरपुर में ये पड़ता है। और यहाँ मेला भरता है माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसे वागड़ का कुंभ, वागड़, कांठल और दक्षिण राजस्थान आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है जी, वागड़ का कुंभ भी आ जाए तो बेणेश्वर त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी नदियां मिलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर नदियां मिलती है सर माही, सोम और जाखम, यहाँ पर नदी मिलती है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 43वां प्रश्न, रावत जग्गा और रावत बाघ किस शासक के सरदार हुए थे, रावत जग्गा, रावत बाघ सिंह, तो ये हुए थे महाराणा सांगा के ये शासक थे। और वही बाघ सिंह जब चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था, सेकंड जो साका हुआ था 1534-35 विक्रमादित्य के समय, जिसमें सेनापति बने थे और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। चले आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बीकानेर प्रशस्ति 1594, ध्यान रखना इसको राय प्रशस्ति भी कहा जाता है, इसे राय सिंह ने उत्कीर्ण करवाई थी, इसीलिए इसको राय प्रशस्ति कहा जाता है। 1594 में किसने स्थापित करवाई, बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने इसको उत्कीर्ण करवाई थी, तो पहला ऑप्शन हमारा ये तो सही है। पूछा कौन सा, नहीं वाला पूछा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1660 में, ये बिल्कुल गलत है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके समय रचित है, ये महाराणा कुंभा के समय रचित है और इसकी जो सन आएगी 1460 ईस्वी में अत्रि पुत्र महेश भट्ट ने इसकी रचना की थी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 बिल्कुल सही है। रणकपुर प्रशस्ति 1439 यह भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ये आंसर हो जाएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1660 में, जिसमें महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध के 1437 में जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित किया था, तो उसको पराजित करके विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो वहां पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई है। चले आगे, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया था, अजमेर, बीकानेर, शाहपुरा, टोंक। अजमेर ये किया था 1 नवंबर 1956 में शामिल किया। इससे पहले ये अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, और यहाँ पर विधानसभा चलती थी। यहाँ की जो विधानसभा थी, इसकी विधानसभा का नाम था धारा सभा। क्या नाम था, धारा सभा के नाम से इसे जाना जाता था। और धारा सभा में 30 सदस्य थे। धारा सभा के एकमात्र जो मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय, इसके हरिभाऊ उपाध्याय इसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर ये सबसे लास्ट में मिला था। इसके साथ में, अजमेर के साथ में माउंट आबू और देलवाड़ा का भी विलय सबसे लास्ट में हुआ था। और एक सुनेल टप्पा ये भी राजस्थान में मिलाया गया एमपी से, और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र किसको दे दिया गया था, एमपी को दे दिया गया है। ओके, अजमेर बीकानेर का विलय हुआ था सर
बीकानेर का विलय चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, सापरा का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को और टोंक का भी दूसरा चरण, इसमें दूसरा चरण, ये चौथा चरण, ठीक है, और ये 7वां चरण होगा, ये 7वां चरण अंतिम चरण में। चलो जी आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न जो हमारा आ रहा है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार उदयपुर, गंगानगर, जैसलमेर या फिर कोटा? लसाड़िया का पठार सर उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में एक झील पड़ती है, जयसमंद झील। कौन सी झील पड़ती है? जयसमंद झील। इस जयसमंद झील का जो पूर्वी भाग है, इसका जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में सर लसाड़िया का पठार है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर हमारा आंसर होगा। राजस्थान में यादव राजवंश कहां शासन करते थे? केवल जैसलमेर, करौली, जैसलमेर, बीकानेर, करौली, जैसलमेर में, केवल करौली में। तो यहां पर था भाटी वंश, यहां भाटी वंश शासन किया था। भाटी स्वयं को चंद्रमुखी यादव भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं। चंद्रमुखी यादव भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं, कृष्ण के वंशज। करौली में भी यादव वंश है, जैसलमेर यहाँ पर भी यादव वंश है, बीकानेर में तो सर राठौड़ वंश है, बीकानेर में राठौड़ वंश, करौली व जैसलमेर, बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाएगा। करौली और जैसलमेर में यादव वंश ने शासन किया, केवल करौली भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए आगे 48वां प्रश्न है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में पूजे जाते हैं। कौन से कुल देवी? तो जैसलमेर के नरेशों की कुल देवी, जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी है, भाटी वंश की कुल देवी पूछी है, भाटी वंश की कुल देवी। तो सर भाटी वंश की जो कुल देवी है वो कौन सी हो जाएगी? स्वांग्या माता, स्वांग्या माता इनकी कुल देवी। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है, नागनेची माता ये राठौड़ों की कुल देवी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वांग्या माता। चलते हैं 49वें प्रश्न पर। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य, तेरेताली, कच्ची घोड़ी और कथक। कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो सर कच्ची घोड़ी नृत्य है, जो विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, यह सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और शेखावाटी क्षेत्र का यह प्रसिद्ध नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र का, और यह विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। बढ़े आगे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? 52 युद्ध और परगनाओं का विजेता किसे कहा जाता है? 52 युद्ध विजेता, 52 युद्ध और परगनाओं का विजेता राव मालदेव कहा जाता है। राव मालदेव, इनको फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक भी कहा है। बहादुर शासक का हसमत यानी शक्तिशाली, पुरुषार्थी राजकुमार कहा जाता है मालदेव को। इनको 52 युद्ध विजेता, 52 युद्ध परगना विजेता कहा जाता है। तो ये हुए हमारे आज के जीके के 50 प्रश्न। इसमें आपके कितने सही थे कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे अब अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।